नहीं लगता कि रश्मि, सरिता और अंजलि आपके बेटे विशाल की कातिल हैं? वो हाँ हाँ, वो बोलिए बोलिए। वो घबराइए बिल्कुल नहीं, बोलिए। वो जिंदा है। मेरा विशाल मरा नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। कैसी बैठी बैठी बातें करेंगे आप? ये बैकी बैकी बातें नहीं, मेरे मन की आवाज है। जब विशाल 5 साल के लिए लापता हुआ था तो सबने कहा था कि वो गुजर गया है, लेकिन मेरे मन ने कभी नहीं माना कि वो गुजर गया है। मैं जानती थी वो जिंदा है। और फिर कल रात मैंने वही आवाज सुनी। ये आपकी मन की आवाज नहीं है, और अगर ये है भी तो बिल्कुल झूठी है। मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा है। वो चला गया है, जिंदा है। गुजर चुका है, वो इस डेड मर चुका है। एक बुजुर्ग औरत के साथ ये बात करने का तरीका नहीं हुआ मिलोन। ये बुजुर्ग इंसान नहीं है, ये तो एक पागल औरत है जिसके अपने ही सगे बेटे ने इसे पागलखाने में दाखिल कर दिया था। ये जो भी कह रही है अपने मन से नहीं बल्कि पागलपन के दौरे में कह रही है। मत भूलिए, इन्हें गवाही देने के लिए आपने खुद यहाँ पर बुलाया है, और अब आप ही इन्हें पागल करार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने आपके मुताबिक जवाब नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि तुम 3 औरतों को देख के इसे फिर पागलपन का दौरा पड़ेगा। मिलॉर्ड, मुझे इस औरत से कुछ नहीं पूछना। She can go! नहीं मिलॉर्ड, जब ही इन्हें लगता है कि बयान का रुख हमारे हक में जा रहा है, ये बयान को अधूरे मुकाम पर रोक देते हैं। सवाल ये नहीं है कि विशाल जिंदा है या नहीं, सवाल ये है कि ये हमें कातिल मानती है या नहीं, और इन्हें ये बयान देने से रोका जा रहा है। इस सठियाई हुई बुढ़िया के बयान की कदर करना सबसे बड़ा पागलपन होगा मिलॉर्ड। ये औरत का दिमाग एकदम खोखला हो चुका है, दिमागी स्तर पर एकदम खत्म हो चुकी है। She is mad! माजी, माजी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। What do you mean you'll kill him? हाँ? ये अदालत है, कोई अखाड़ा नहीं। एक खून का इल्जाम काफी नहीं है क्या सर पे? बाहर जाइए आप, बाहर लेके जाओ इनको। ये क्या कर रही है आप? हाँ? इस किस्म की बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो किस किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त है आपको? उस बूढ़ी औरत को वो कमीना गालियां दे रहा था, वो बर्दाश्त है? जबान पर ताले लगाकर बैठ गए। पूछ सकती हूँ क्यों? जी नहीं, आप नहीं पूछ सकते। हमारी पहली शर्त यही थी। क्यों? देखो, तुम्हें वहां बुत बनकर बैठे रहना था तो रहते। मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शर्म नहीं आई तुम्हें? बूढ़े आदमी के साथ ऐसा रवैया देख के गूंगी के मुंह में भी जबान आ जाती। बाय द वे मैडम, हमारी दूसरी शर्त यह थी कि मैं जब चाहूं बोलूं और जब चाहूं खामोश रहूं। और रहा आपका सवाल, तो मेरी राय यह है कि आज आपने जो ज्योति बने ज्वाला फिल्म का ट्रेलर दिखाया है ना, दोबारा कहीं पूरी फिल्म न दिखाएं। ये मेरे काम में दखल अंदाजी होगी। दखल अंदाजी तो तब होती जब तुम कुछ करते। देखो, उस ब्रीफ केस में तुम्हारी पूरी फीस है, और ये पैसे मैं तुम्हें एडवांस में इसलिए दे रही हूं ताकि रात भर तुम नोटों की गड्डियों को चाटो, ताकि इस केस में तुम्हारी जबान हिलना तो सीख ले। यूजलेस। अगर आप वाकई मेरी जबान का कमाल देखना चाहती हैं तो मुझे नोटों का नहीं, अपनी तीसरी शर्त का लालच दीजिए। बट ऑफ कोर्स, तीसरी शर्त बोलो ना। इतने दिनों से सुन रही हूँ। जस्ट टेल मी व्हाट द ब्लडी हेल इट इज। आप बोलने का मौका तो दें मैडम। मेरी तीसरी शर्त सुनने के लिए आज रात 8:30 बजे आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगी। व्हाट? यस, जी हाँ, आप आइए, बिल्कुल अकेली, और ऐसे रंगीन लिबास में कि लगे कि
कि आज की शाम शमा सिर्फ एक परवाने के लिए चल रही। अगर तुम हमारे वकील नहीं होते तो इस घटिया प्रपोजल के लिए मैं तुम्हारी जान ले लेती। तो चलिए, ये मेरी खुशकिस्मती ही सही कि मैं आपका वकील हूं, और वकील की पसंद के हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि एक औरत काले सफेद लिबास में सबसे ज्यादा रंगीन लगती है। अरे मैं मर जाऊंगी और तुम्हारी ये शर्त कभी नहीं पूरी करूंगी। ठीक है, तब तो सारा किस्सा ही खत्म समझो। शौक से मरिए, बेकार ही मैंने इतना वक्त जाया किया। आइए, वो क्या कहते हैं, ज़े नसीब। अगर मेरा बस चलता तो मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपना लेती, लेकिन तुम्हारी तीसरी शर्त के लिए मैं सिर्फ इसलिए राजी हुई हूं क्योंकि मेरे साथ वो दो भी नाइंसाफी की दलदल में फंसी हुई हैं। उनकी खातिर आज अगर मुझे अपने असूलों को मारना पड़े तो इस समझौते में मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। तुम जल्दी से अपनी तीसरी शर्त पूरी कर लो और अदालत में यह साबित कर दो कि तुम बेजान पुतले नहीं हो। अब अगर बेजान पुतले में जान डालनी हो तो एक एग्जाम हो जाए। अभी तो पूरी शाम बाकी है। मैं नहीं चाहता कि आपकी खातिरदारी में किसी भी किस्म की कोई भी कसर छोड़ूं। वैसे आप जैसी दिलचस्प औरत किसी किसी के नसीब में होती है ना। बिना कुछ सुने ही आपने जान लिया कि मैं क्या चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो यह सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे मर्द औरत को सिर्फ एक ही निगाह से देखते हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत किसी की बहन है या किसी की बीवी। तुम लोग तो बस औरत को एक दिल बहलाने का खिलौना समझते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई भी मर्द किसी औरत की इज्जत का अपमान करता है तो वो अपनी मां, बेटी या बहन का अपमान करता है। क्या तुम, क्या भल्ला, तुम सभी लोग औरत के चरित्र को एक ही तराजू में तोलते हो कि वो बदचलन है या नहीं। दरअसल बदचलन है तुम्हारी नजर। अगर इसी नजर से राह चलते हुए कोई आदमी तुम्हारी मां को देख ले तो तब क्या करोगे तुम? आज जो औरत तुम्हारे सामने खड़ी है समझ लो तुम्हारी बेटी या बहन है। और अब अगर हिम्मत हो तो अपनी तीसरी शर्त का बयान करो। बोलो, चुप क्यों हो गए? बोलूं तो सुनिए, आप इसी वक्त मेरे कहने पर अमर को माफ करेंगी। क्या? अम्मा मियां, लुका छुपी बहुत हो गई यार। यहां मुझ पे गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं।
बाहर आओ और बचा लो मुझे। अरे बचा लो। देखिए, अब दोस्त ही ऐसे होने लगे तो दुश्मन की क्या जरूरत है? अमर, तुम इसे जानते हो? तुमने बताया नहीं। ये मेरा बचपन का दोस्त है। ये राज मैंने सबसे इसलिए छुपा के रखा ताकि भल्ला हमारी दोस्ती को लेकर इसे अदालत में कमजोर न करे। जी हाँ, ये सच है। मैं आपसे इत्तेफाक से नहीं मिला था। अमर ने ही मुझे आपके पास भेजा था। इसे शक था कि आपके मिसकैरेज की जिम्मेदार आप खुद ही हैं। लेकिन इतनी नफरत के बावजूद आपकी चाहत इनके दिल से नहीं निकली। अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। ये तीसरी शर्त की गलतफहमी भी दूर हो गई ना भाई? हाँ हाँ। तो आप हमारे प्यारे भाईजान को माफ कर दीजिए प्लीज। माफ किया। थैंक यू अंजलि, तुमने मुझे माफ करके मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। रुक जाओ अमर, तुमने अपनी जिंदगी के बोझ को हल्का कर लिया, लेकिन मेरे दुख के बोझ को हल्का किए बिना तुम नहीं जा सकते। कल अदालत का फैसला है और शायद बस यही हमारी आखिरी मुलाकात है। और इस आखिरी लम्हे में क्या मुझे अपने बच्चे को खोने का दुख तुम्हारे साथ बांटने का कोई हक नहीं है? ये सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी बता रही है जाने मन कि तुम मुझसे मिलने को कितनी बेकरार हो। लेकिन क्या करें, तुम अपनी बेताबी का इजहार भी तो नहीं कर सकती। तुम्हारा ये पति सोया नहीं होगा अभी तक। मोहब्बत की तड़प ए दिल, इधर भी है उधर भी है, कैसे कहें यही मुश्किल। इधर भी है उधर भी है। मैंने सही कहा था ना, बीवी तो तुम एडवोकेट भल्ला की हो, लेकिन उससे कई ज्यादा गहराई से मैं तुम्हें समझता हूं। और क्यों ना हो, जब तुम्हारा ये बड़ा नामी पति बड़े बड़े मुकदमों में मसरूफ रहता है, तब ये बेकार आदमी ही तो तुम्हारे काम आता है, तुम्हारी तन्हाई दूर करता है। हाँ, यकीन मानो हम इतने भी बेकार नहीं थे जाने मन। तुम्हारी जुल्फों ने, तुम्हारी बाहों ने हमें बेकार बना दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हारी जुल्फें जब हमारी बाहों में आती हैं, तभी चांदनी छलकाती है। इसलिए आज रात भी अपने चांद को गम के बादलों के पीछे भटकने के लिए मत छोड़ो। और अगर तुम्हारे मोटे, बुढ़े, खूंसट, खूंखार पति को नींद आ गई हो, तो सीधी मेरी बाहों में चली आओ और हमेशा की तरह भल्ला की कनीज से कबीर की मलिका बन जाओ। कबीर, मैं आ रहा हूं कबीर, मैं आ रहा हूं। क्या सोच रही माँ जी? सोच रही हूँ कहीं मैं सचमुच पागल तो नहीं हो गई। मैंने खुद अपने हाथों से विशाल के बेजान शरीर को थामा था। उसकी सांसें,
उसकी नब्ज, धड़कन, सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर भी मुझे लगता है वो जिंदा है। सारी दुनिया जानती है वो नहीं रहा, बस सिर्फ मुझे ही यकीन नहीं होता है। न जाने क्यों मुझे लगता है जैसे कोई मुझे दूर से मां कहकर पुकार रहा है। कब तक हूँ शर्मिंदा टूटी उम्मीदों पर। ये आपका एहसास कुछ और नहीं, आपकी ममता है। जब तक ये ममता आपके दिल में रहेगी, आपका बेटा जिंदा रहेगा। शायद तो ठीक कह रहा है। यूं तो किसी न किसी दिन हर इंसान को ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मेरे बेटे का सवाल है, मुझे लगता है उसे कभी कुछ नहीं होगा। वो कभी मर नहीं सकता। हर पल मेरा दिल यही कहता है कि मेरा बेटा अमर है। अगर आपको हर पल लगता है कि आपका बेटा अमर है, तो अमर आपके सामने है माँ जी। अमर? हाँ माँ जी, एक बार सच्ची ममता से मुझे बेटा पुकार के देखो। आपको आपका बेटा हमेशा के लिए मिल जाएगा।